बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आप लोग। हमने फाइनेंस का पोर्शन शुरू किया हुआ है और फाइनेंस के अंदर सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में हमने काफ़ी सारा काम कर लिया। दो बड़े मेन फार्मूलाज थे जिनको आपने लर्न किया। इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू पी आर एन और सेकंड था फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर एन। फिर हमने कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखना शुरू किया था, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो बेसिक क्वेश्चन था जो बराह रास्त इससे रिलेट करता था। हमने कहा उसके 4 डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं, 4 तरह से वो सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद हमने बाकी कुछ चीज़ों को टेकअप करना शुरू किया। फिर हमने 2 इन्वेस्टमेंट्स वाले सवाल को टेकअप करना शुरू किया। 2 इन्वेस्टमेंट वाले सवाल के अंदर कल आपने मेरे साथ बात की थी कि एग्जामिनर डाटा कैसे देगा। स्ट्रेट डाटा दे सकता है, सारा डाटा एब्सोल्यूट टर्म में दे सकता है, कुछ डाटा रिलेटिव टर्म में दे सकता है। कल हमने 1 बाय 1 रिलेटिव टर्म में डाटा देने की बातें शुरू की थी, जिसके अंदर पहली बात हमने की कि अगर इंटरेस्ट रेट बराह रास्त ना बताया जाए कि एक का 12% है, दूसरे का 15% है, बल्कि ये कहा जाए कि एक का जो रेट है दूसरे का उससे 3% ज़्यादा। पीरियड इसी तरह एक 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट की है, एक 10 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट की है, ये ना बताया जाए, बल्कि कहा जाए जहां इन्वेस्टमेंट 1 की है, इन्वेस्टमेंट 2 से 5 ईयर ज्यादा के लिए की है। अमाउंट ये ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम कुछ भी हो सकता था। लेकिन रिलेटिव टर्म को अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि यार अब रिलेटिव टर्म में डेटा में मैक्सिमम क्या मुश्किल क्रिएट हो सकती है, पीक क्या आ सकती है, तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने लगा। रिलेटिव टर्म अपनी पीक पर, एन इन्वेस्टर रिसीव्स टोटल ऑफ 5,700, इन्वेस्टर रिसीव टोटल ऑफ 5,700 पर एनम इन इंटरेस्ट फ्रॉम 3 स्टॉक्स यील्डिंग मीन्स जो वो हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं 4%, 5% एंड 8% पर एनम रिस्पेक्टिवली। क्या रिसीव किया है? इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है ये 1 साल का इंटरेस्ट दिया है। एक इन्वेस्टर ने 3 स्टॉक्स के अंदर, शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। आप समझिए 3 बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। स्टॉक्स वैसे हम शेयर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कहीं भी हो सकती है, बैंक में भी हो सकती है, किसी और जगह भी हो सकती है। 3 जगहों पर इन्वेस्टमेंट की, एक जगह से उसको 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरी जगह से 5% मिल रहा है और तीसरी जगह से 8% मिल रहा है। द टोटल अमाउंट, अब देखें, अब हमें क्या चाहिए, एक इंटरेस्ट की वैल्यू दे दी उसने और इंटरेस्ट रेट दे दिया। अमाउंट रिलेटिव टर्म में देने लगा है, लेकिन जरा रिलेटिव टर्म में एग्जामिनर यहां डाटा एक्सटेंसिवली रिलेटिव टर्म यूज करने लगा। जरा तवज्जो रखेंगे अब आप मेरे साथ। द अमाउंट एट 4% इज ₹20,000 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%। अब मैं 1 बाय 1 चलता हूं। सबसे पहले जो ऊपर बात आ रही है, एग्जामिनर ने हमें बतलाया है कि एक शख्स ने 3 जगहों पर इन्वेस्टमेंट की है जिनका रेट ये है और 1 साल का इंटरेस्ट, यानी 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की है, वो ये आ रहा है। तो जरा देखिए, इस पहले कॉन्सेप्ट से मैं यहां लिखकर आपके साथ नीचे चलता हूं, ठीक है ना। ऊपर जो हिंट लिखा हुआ उसको हम छोड़ देते हैं। इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2 प्लस इंटरेस्ट 3 इज इक्वल टू 5,700। और इंटरेस्ट क्या होता है? PRN। अब मैंने ज्यूम कर लिया, एक शेयर में X अमाउंट इन्वेस्ट की, दूसरे में Y इन्वेस्टमेंट की, तीसरे में Z इन्वेस्टमेंट की। तो मैंने X इंटू PR, क्या रेट है? 4%, 0.04 इंटू N1, ये बन गया PRN, ठीक है ना। ये क्या बन गया? PRN प्लस
इसमें मैंने y एज्यूम कर लिया, y इंटू 5% 0.05 इंटू n1 प्लस थर्ड में मैंने z एज्यूम कर लिया इंटू रेट क्या है थर्ड का 8% 0.08 इंटू 1 इज इक्वल टू 5700। PRN1 पहली इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट, दूसरी इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट, तीसरी इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट, एक साल का 5700 वापस आइए। एन इन्वेस्टर रिसीव टोटल ऑफ 5700 पर एनम इन इंटरेस्ट फ्रॉम 3 स्टॉक यील्डिंग इंटरेस्ट रेट पर एनम रिस्पेक्टिवली। इतने सवाल को मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। प्रॉब्लम क्या है? एक इक्वेशन है मेरे पास इस वक्त और 3 वेरिएबल हैं x, y, z। x, y, z 3 अननोन है। आपको पता है क्लास 6-7 में आप पढ़ते थे इस तरह की बातें कि जितने अननोन हो उतनी इक्वेशन होना जरूरी है। इसका मतलब अल्टीमेटली 3 अननोन हो गया ना तो हमारी 3 इक्वेशन बनेगी तो ये मसला रिजॉल्व होगा, अदरवाइज इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। बाकी इक्वेशन कैसे इस्टेब्लिश होंगी? एक इक्वेशन, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख देता हूं, ये मैंने यहां से ड्राइव किया है, ठीक है। अब देखिए आगे चलता हूं। द अमाउंट at 4%, the amount at 4%, इसका मतलब है x का जिक्र हो रहा है, is 20,000 more than the amount invested at 5%। यहां रुक गया। अब यहां से लेकर यहां तक का एरिया मैंने पढ़ा है सिर्फ। The amount at 4% is 20,000 more then the amount invested at 5%। एग्जामिनर ने क्या किया? इन दो को रिलेटिव टर्म में बयान कर दिया, अमाउंट को। इसका मतलब है x का जिक्र हो रहा है और y का जिक्र हो रहा है। x क्या है? 20,000 ज्यादा है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू y प्लस 20,000। क्या ख्याल है? ये कह रहा है, वो कह रहा है जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट की है किस जगह पर? पहले स्टॉक में 4% वाले में, वहां हमने 20,000 ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं y से। इसका मतलब है x इज इक्वल टू y प्लस 20,000। एक और इक्वेशन बन गई मेरे पास, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं। ये मैंने यहां से बनाई है, इस डेटा से मैंने इक्वेशन 2 बनाई है। फिर पढ़े, द अमाउंट एट 4%, द अमाउंट प्रिंसिपल, द अमाउंट एट 4% इज 20,000 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%। x इज इक्वल टू y प्लस 20,000। रिलेटिव टर्म में डेटा यूज किया है, डेटा को रिलेटिव टर्म में यूज किया है, लेकिन अमाउंट्स को रिलेटिव बयान किया है। एक इक्वेशन यहां से बनी थी, एक यहां से बनी। आगे चलते हैं। एंड द इंटरेस्ट, अब अमाउंट का जिक्र नहीं हो रहा, इंटरेस्ट का जिक्र हो रहा है। एंड द इंटरेस्ट फ्रॉम 8%, 8% मीन्स इंटरेस्ट, इसका जिक्र हो रहा है, ये 8% है। एंड द इंटरेस्ट फ्रॉम 8% इन्वेस्टमेंट is 8 times the interest from 5% इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब? 8% इन्वेस्टमेंट से कौन सा इंटरेस्ट आ रहा है? ये आ रहा है।
इसका मतलब है इस फैक्टर का जिक्र हो रहा है, इंटरेस्ट का जिक्र हो रहा है ना, अमाउंट का जिक्र नहीं हो रहा। अब ये 1 तो मल्टीप्लाई कर दें तो ये वही रह जाएगा। इसका मतलब है ये इक्वेशन यहां से उठा रहा हूं मैं, तवज्जो करें, 0.08z, यही बना, यही बना ना। इसको सॉल्व करें, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 0.08z, ये क्या है, इंटरेस्ट फ्रॉम थर्ड इन्वेस्टमेंट। ये क्या कह रहा है, देखा, द इंटरेस्ट फ्रॉम 8%, 8% मीन थर्ड इन्वेस्टमेंट इज, इसको इक्वल कर रहा है, इज 8 times the interest from 5% इन्वेस्टमेंट। 5% मीन दूसरी इन्वेस्टमेंट। तो दूसरी इन्वेस्टमेंट कौन सी है, ये वाली, ये वाली। इस इक्वेशन को बनाऊं तो क्या बनेगा, 0.05y 8 टाइम, ये 8 गुना ज्यादा है, तो इसे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तवज्जो रखिए, फिर समझे, फिर समझे, बस यही सवाल है, बस खत्म हो गया सवाल। 3 इक्वेशन चाहिए थी, बन गई। थर्ड इक्वेशन कहां से बनी है, द इंटरेस्ट, अमाउंट नहीं, अमाउंट नहीं, यहां लिखा हुआ था द अमाउंट, अब इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट फ्रॉम थर्ड इन्वेस्टमेंट इज 8 टाइम द इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम सेकेंड इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही ना, क्योंकि दिस इज योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, दिस इज योर सेकेंड इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज योर थर्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, सो वी हैव थर्ड इक्वेशन एज वेल। अब क्या करें जी, अब क्या करें, तो अब हमने क्या करना है जी, हम इसको जरा थर्ड इक्वेशन को अपना जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या आ गया जी, 0.08z इज इक्वल टू, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.0, बल्कि ये क्या आ गया 0.4y। ठीक है, तो यहां से y की मैं वैल्यू निकाल लेता हूं, y इज इक्वल टू, अब आपने क्या किया, ये इधर आके डिवाइड हो गया ना, तो 0.08 डिवाइडेड बाय 0.4, सो यू हैव 0.2z, 0.2z एक वैल्यू आ गई मेरे पास। तवज्जो रखें जरा, थोड़ा सा ये सवाल ट्रिकी है, एक से ज्यादा मरतबा इसे सॉल्व करेंगे ये आपकी ग्रिप में आ जाएगा। पहली इक्वेशन हमने यहां से बनाई थी, दूसरी इक्वेशन हमने यहां से बनाई थी, तीसरी इक्वेशन हमने यहां से बनाई थी। पहली बात तो ये आपको अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए। फिर हमने थर्ड इक्वेशन को सॉल्व किया, अभी सिंपली कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। थर्ड इक्वेशन को जरा रीअरेंज करके यहां से y की वैल्यू निकाल ली है, और ये y की वैल्यू उठाकर मैं इक्वेशन 2 में पुट करने लगा हूं। ठीक हो गई बात, ये क्या करने लगा हूं मैं, इक्वेशन 2 में पुट करने लगा हूं। जब मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0.2z प्लस 20,000। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी, नाउ अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां एक स्लाइड ज़रा ऐड कर दूं ताकि मुझे इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। ओके, x इज इक्वल टू 0.2z, एक y की वैल्यू आ गई, y इन टर्म्स ऑफ z आ गया, x इन टर्म्स ऑफ z आ गया। अब हमने क्या किया, हमारी जो पहली इक्वेशन थी ना, इधर आइए, इधर देखें, इधर देखें, जो हमारी पहली इक्वेशन थी इसके अंदर हम ये दोनों वैल्यूज उठाकर पुट कर देते हैं। देखिए जरा,
हमारी पहली इक्वेशन ये थी, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू भी हमारे पास आ रही है और y की वैल्यू भी हमारे पास आ रही है। x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। और ये इक्वेशन थी क्या, पहले मैं इसी को दोबारा लिखने लगा हूं यहां पर। ये इक्वेशन थी, इधर देखिए, 0.04x प्लस 0.05y प्लस 0.08z इज इक्वल टू 5700। ये मैंने इस इक्वेशन को लिख दिया है। अब कोफिशिएंट में पहले ले आया हूं, कोफिशिएंट में पहले ले आया हूं, कोफिशिएंट में पहले ले आया। ये मेरी इक्वेशन 1 है बेसिकली। इसमें पुट कर दें x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज उठाकर इस इक्वेशन में हम पुट करने जा रहे हैं। x 0.04 इंटू 0.2z प्लस 20,000 प्लस 0.05 y की जगह 0.2z प्लस 0.08z इज इक्वल टू 5700। क्या ख्याल है? अब ये प्योर अलजेब्रा शुरू हो गया। आप कैलकुलेटर में डालें, कैलकुलेटर ही कैलकुलेट कर देगा, अदरवाइज वैसे ही ऐड कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सारे को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 50,000। z क्या था? z क्या था सोचें। थर्ड इन्वेस्टमेंट में जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया था, z निकल आया मेरे पास। फिर तवज्जो करें, सारे क्वेश्चन पर वापस आते। एग्जामिनर ने हमें कहा क्या था, उसने कहा था एक बंदे ने 3 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की है जिनका 1 साल का इंटरेस्ट 5,700 बनता है। हमने कहा अच्छा, पहली इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जमा दूसरी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जमा तीसरी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट 5,700 है। उसने हमें वैल्यूज नहीं बताई थी, कि पहली जगह कितना इन्वेस्ट किया, दूसरी जगह कितना किया, तीसरी जगह कितना किया। हमने खुद से अज्यूम कर लिया कि पहली जगह हमने x अमाउंट इन्वेस्ट की, दूसरी जगह y अमाउंट इन्वेस्टमेंट की, तीसरी जगह z इन्वेस्टमेंट की। बाकी 2 चीजें गिवन थी, प्रिंसिपल गिवन नहीं था, बाकी 2 चीजें गिवन थी। रेट गिवन था 4%, 5% एंड 8%, रेट गिवन था। पीरियड गिवन था 1 साल, PRN 5700, पहली इक्वेशन बन गई। अब उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट बताने की बजाय रिलेटिव टर्म में इन्वेस्टमेंट बतानी शुरू की। पहले उसने कहा कि जनाब जो हमने पहली जगह इन्वेस्टमेंट की है ना, वो दूसरी जगह की इन्वेस्टमेंट से 20,000 ज्यादा है। तो हमने एक इक्वेशन बनाई, x इज इक्वल टू y दूसरी जगह की इन्वेस्टमेंट प्लस 20,000। फिर उसने कहा कि जो तीसरी जगह की इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, PRN तीसरी जगह की इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, वो दूसरी जगह की इन्वेस्टमेंट से 8 गुना ज्यादा है। तो हमने ये इक्वेशन बना ली। अब हमने क्या किया, थर्ड इक्वेशन से z निकाल लिया, ठीक है। थर्ड इक्वेशन से y कैलकुलेट कर लिया। इसको उठाकर सेकंड इन्वेस्टमेंट में पुट कर x की वैल्यू निकाल ली। फिर ये x और ये y उठाकर पहली इन्वेस्ट लाइन में, पहली इक्वेशन में पुट कर दिया, तो z की वैल्यू आ गई। अब ये z की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो y आ जाएगा, ये z की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो x आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि y आ जाएगा 10,000 और x आ जाएगा 30,000।
सिंपली z की ये वैल्यू हमने वापस y में पुट की तो y की वैल्यू आ गई, x में पुट की तो x की वैल्यू आ गई। x y z, इसका मतलब है टोटल हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे? 90,000। ऐसे ही आपको जस्ट इंटरेस्ट क्रिएट कर 90,000 हमने इन्वेस्ट किया था इन 3 जगहों पर, इस रेट पर। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन आ रही हो, यार पता नहीं मैंने सवाल ठीक किया है कि नहीं, कोई बात नहीं। सवाल था क्या? इन 3 जगह को इन्वेस्ट किया था 1 साल के लिए, ये 5% था, नहीं ये 4% था, ये 5% था और ये 8% था। 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट ऐड करके चेक करें 5,700 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी एक्स वाई जी की ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये इक्वेट हो जाएगी, आपका रिकंसाइल हो जाएगा अगर आपके ध्यान में कहीं कंफ्यूजन है। आई होप कि ये सवाल अब आपको समझ आ गया है। लेकिन क्योंकि ये सबसे अच्छा सवाल है, रिलेटिव टर्म की इंफॉर्मेशन को देखने के लिए इससे अच्छा क्वेश्चन आपको कोई नहीं नजर आएगा। मैं दोबारा क्वेश्चन पर आता हूं, एक दफा फिर रीड करते हैं सवाल को, कोई जल्दी नहीं। एन इन्वेस्टर रिसीव टोटल ऑफ ₹5,700 पर एनम इन इंटरेस्ट। इन इंटरेस्ट से पता चला इंटरेस्ट का सवाल है। फ्रॉम 3 स्टॉक्स यील्डिंग 4%, 5%, 8% पर एनम। यहां से हमने पहली इक्वेशन बनाई, इंटरेस्ट 1, इंटरेस्ट 2, इंटरेस्ट 3, 5। द अमाउंट एट 4% इज 20,000 मोर देन अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%। यहां से हमने सेकेंड इक्वेशन बनाई। द इंटरेस्ट फ्रॉम 8% इन्वेस्टमेंट इज 8 टाइम द इंटरेस्ट फ्रॉम 5% इन्वेस्टमेंट। यहां से हमने थर्ड इक्वेशन बनाई। थर्ड से y की वैल्यू निकाल ली, इसको सेकंड में पुट किया, फिर x एंड y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ z, इन टर्म्स ऑफ z। इन दोनों को उठा के इक्वेशन 1 में पुट किया, x y z हमारे पास आ गए। आई होप कि आपको ये बात अब समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी आपने इस सवाल से परेशान नहीं होना, ठीक है ना? आपने इस सवाल से परेशान नहीं होना। मैं ये नहीं कह रहा आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना? वो ज़रा बात घबराने का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ख़राब हो जाती है, ठीक है ना? तो आप घबरा सकते हैं लेकिन परेशान नहीं होना। तो आपने परेशान नहीं होना, इस सवाल को कम से कम 3 मरतबा सॉल्व करें। मेरा सोल्यूशन साथ रख के 3 मरतबा इसको सॉल्व करें, ये आपकी ग्रिप में आ जाएगा। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, चलें मुश्किल बातों को ख़त्म करते हैं। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट का। अच्छा जी, अब आते हैं जी एक नई टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, 2 इन्वेस्टमेंट वाला किया था ना हमने, अब हम थर्ड टाइप पे आ गए। पहला हमने कहा था सिंपल सवालात आ रहे हैं, कहाँ से? सिंपल फार्मूलाज की मदद से आ रहे हैं। सेकंड हमने कहा था कि जनाब सवाल आ रहे हैं 2 इन्वेस्टमेंट वाले। फिर 2 इन्वेस्टमेंट में बात छुड़ी रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म, तो उसको लेकर आगे चलते हैं। ओके, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये कौन सी टाइप ऑफ क्वेश्चन है? ये एक ऐसी टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें एग्जामिनर क्या करता है, आपको कोई वैल्यू बता देता है, आपको कोई वैल्यू बता देता है टाइम लाइन पर, कोई 2 जगहों पर वैल्यू बता देता है। मसलन ये देखिए, ये एक टाइम लाइन है ना, इसको हम टाइम लाइन बोलते हैं। T0 का मतलब है आज, नाउ। 1 मतलब आफ्टर 1 पीरियड, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर। एग्जामिनर क्या करता है, आपको कोई, मैं अभी फिलहाल सवाल नहीं डिजाइन कर रहा, रफ फिगर लिख रहा हूं, आपको कोई वैल्यू बता रहा है। वो कहता है जी एक अमाउंट मैंने आज इन्वेस्ट की थी, आज, अमाउंट नहीं बता रहा। वो कहता है दूसरे साल में बढ़कर वो 20,000 हो गई है और चौथे साल में बढ़कर वो 25,000 हो गई है। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, कोई अमाउंट टाइम लाइन पर 2 जगह बता देगा। वो 2 जगह कोई भी हो सकती हैं, 0 और इसके अलावा कोई, या 1 और इसके अलावा कोई, या 2 और इसके, एनी 2 टाइम, यहां से लेकर या इन्फिनिटी तक
कोई सी दो जगहों पर आपको फिगर बता देगा। आमतौर पे जाहिर है हमारा सवाल छोटे नंबर का आना होता है, एमसीक्यूज हैं, तो दूसरे साल, तीसरे साल, तीसरे साल, पांचवें साल, पांचवें साल, सातवें साल, समथिंग लाइक दिस। अब इसमें वो 3-4 बातें पूछ सकता है हमारे से, 4 बातें ना, कोई अमाउंट दो जगह पर बता दे। मसलन यही मैं उठा लेता हूं, वो कहता है जी एक मैंने अमाउंट इन्वेस्ट की थी आज 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 T0, जो कि बढ़ते बढ़ते 2 सालों में 20,000 हो गई है, और ईयर 4 तक पहुंचते पहुंचते 25,000 हो गई। वो क्या क्या बातें पूछ सकता है? नंबर 1, बताएं मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे। एक चीज, पहली रिक्वायरमेंट क्या पूछ सकता है? इन्वेस्टमेंट यानी प्रिंसिपल। नंबर 2, बताइए मैंने किस रेट पर इन्वेस्ट की थी। नंबर 3, वैल्यू एट एनी अदर पॉइंट ऑफ टाइम। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। मसलन वो कहता है जी मैंने एक अमाउंट इन्वेस्ट की थी जो 2 सालों में बढ़कर इंक्रीज होकर 20,000 हो गई है, और 4 सालों में बढ़कर 25,000 हो गई है। बताएं ईयर 6 तक कितनी हो जाएगी। वैल्यू एट एनी अदर पॉइंट ऑफ टाइम। ये 3 बातें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, एक चौथी भी पूछ सकता है। चले मैं जिस सीक्वेंस में आंसर आएगा मैं जरा उसको पहली बना देता हूं, यहां लिखता हूं, मैं इसको नंबरिंग चेंज कर देता हूं। इंटरेस्ट पर ईयर 1 2 3 4। नोट करें अब आप इसको दोबारा। इस थर्ड टाइप के क्वेश्चन में एग्जामिनर कितनी चीजें पूछ सकता है आपसे? 4 बातें पूछ सकता है। नंबर वन, कितना इंटरेस्ट पर ईयर अर्न कर रहा हूं। क्या किया उसने कहा जी मैंने एक अमाउंट इन्वेस्ट की थी जो 2 सालों में बढ़कर 20,000 हो गई और 4 सालों में बढ़कर 25,000 हो गई। बताएं मैं कितना इंटरेस्ट पर ईयर अर्न कर रहा हूं, कितना सिंपल इंटरेस्ट मैं अर्न कर रहा हूं। पहली रिक्वायरमेंट इंटरेस्ट पर ईयर। नंबर 2, बताएं मैंने पैसे कितने इन्वेस्ट किए थे। नंबर 3, बताइए ये मैंने पैसा किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जैसे अभी हम सवाल में देख रहे थे ना 4%, 5%, 8%, बतलाइए किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपने ये पैसा इन्वेस्ट किया था, और बतलाइए ये पैसे बढ़ते बढ़ते ये 10 में कितने हो जाएंगे, 12 में कितने हो जाएंगे, 20 में कितने हो जाएंगे, एनी अदर पॉइंट ऑफ टाइम। तो कंसोलिडेटेडली, कंप्रीहेंसिवली इस सवाल में ये 4 बातें आ सकती हैं। ओके, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस तरह के सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, जिन 2 पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको, अब मैं वैल्यूज को यहां से खत्म करता हूं, कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं पहले। मसलन मैंने अज्यूम कर लिया कि उसने ईयर 2 पर आपको एक वैल्यू दी है और ईयर 5 पर एक वैल्यू दी है। ठीक होगी बात? कोई भी वैल्यू दी, इन 2 वैल्यूज का डिफरेंस ले लें। मसलन मैं यहां लिख ही देता हूं, चलें दोबारा लिख देते हैं। यहां था 20,000 और यहां बढ़कर हो गया 23,000। लेट्स अज्यूम, एग्जामिनर कहता है मैंने एक अमाउंट इन्वेस्ट की थी जो ईयर 2 में 20,000 हो गई है और ईयर 5 तक पहुंचते पहुंचते 23,000 हो गई। बात समझ आ गई? मैं कह रहा हूं इन 2 अमाउंट का हम डिफरेंस लेंगे, चले, और इन 2 टाइम का भी डिफरेंस लेंगे, 5 - 2 और 23,000 - 20,000। मैं फॉर्मूला लिखता हूं आपके साथ।
तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट आ जाएगी इंटरेस्ट पर ईयर। देखें यहां ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, एग्जामिनर हमारे से पूछे या ना पूछे, सवाल हमने यहीं से शुरू करना है। इंटरेस्ट अर्न्ड पर ईयर इज इक्वल टू डिफरेंस इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू। तवज्जो रखें, डिफरेंस इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट वैल्यू मीन 23,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय टाइमिंग डिफरेंस मीन्स 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 23,000 माइनस 20,000। देखिए जरा, मैं यहां लिखता हूं 23,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 विच इज 1,000 पर ईयर। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या मतलब हुआ इस बात का भाई? ये इन्वेस्टमेंट एक साल में 1,000 इंटरेस्ट अर्न कर रही है। इंटरेस्ट अर्न पर ईयर, डिफरेंस इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइमिंग डिफरेंस, इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनका डिफरेंस। कॉन्सेप्ट समझें? ये निकला है, ये इन्वेस्टमेंट 1,000 पर ईयर कमा रही है। ये इसका आंसर आ गया, रिक्वायरमेंट 1। वो कहते हैं बताइए हमने पैसे कितने लगाए थे। अब जरा तवज्जो करें, हम इसका लॉजिकल आंसर भी निकाल सकते हैं। यहां पहुंचते हुए कितना हो? अच्छा एक बात पहले एक और करें, हम कौन सा इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमने एक बात कही थी कि इंटरेस्ट अर्न्ड पर ईयर हमेशा सेम होगा। अभी हम शायद कल के लेक्चर में आके कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू कर दें, वहां ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट अर्न्ड पर ईयर इज सेम। ये जो हमने निकाला ना 1,000, ये इन्वेस्टमेंट हर साल 1,000 कमा रही है एवरी ईयर। इसका मतलब है यहां ये 20,000 थी तो यहां 1,000 कम कर दूं, यहां ये कितनी होगी? 19,000 होगी। मैं लॉजिकली पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और यहां कितनी होगी? 18,000। क्या ख्याल है? इसका मतलब है मैंने इन्वेस्टमेंट की कितनी थी? 18,000। बात समझ आई? रेट, इंटरेस्ट रेट, हम कितने परसेंट कमा रहे हैं। रेट कैसे निकालते हैं? रेट कैसे निकालते हैं? आपके पास था ना इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN। अगर एक साल का ही निकाल रहे हो तो N तो 1 हो जाता है। सो R इज इक्वल टू इंटरेस्ट ओवर P। क्या ख्याल? ऐसे ही होगा ना। इंटरेस्ट कितना कमाया आपने? 1,000 रुपया। 1,000 डिवाइडेड बाय कितने पैसे पर? 0, 18,000 पर, मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो क्या आंसर आ गया जी? हमारे पास आंसर आ गया 1,000 डिवाइडेड बाय 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ गया 5.55%। 5.55% पर ईयर, इसको पर एनम लिखते हैं। बात समझ आ गई? रिक्वायरमेंट 3 कैसे निकलेगी? इंटरेस्ट पर ईयर डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल। मैक्सिमम इस सवाल में यही 4 बातें पूछ सकते। कोई दुनिया में 5वीं चीज नहीं एग्जिस्ट करती जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा। नंबर 4, बतलाइए ये वैल्यू ईयर 7 में कितनी हो जाएगी? तो हर साल 1,000 ऐड करते चले जाए, एक तरीका। या आपके पास प्रिंसिपल आ गया, फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ये फार्मूला लगाकर भी निकाल सकते हैं।
फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर एन। ईयर 7 की निकालनी है, 7 का डाटा पुट कर दें, 8 की निकालनी है, 8 का पुट कर दें, 10 की निकालनी है, 10 का पुट कर दें, दैट्स इट। तो पिछले वाले सवाल के हिसाब से बाहर आ जाएं। आसान सवाल था ना, जो थोड़ा सा लेंथी था, मुश्किल था, 3 मरतबा आपने सॉल्व करना है, आपके पास भी इजी होके आ जाएगा। आप एक ही गो में उसे 3 दफ़ा सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा सेशन गुजर जाएगा इस सवाल में स्ट्रगल ही करते रहेंगे। एक दफ़ा बैठे इसको 3 दफ़ा सॉल्व करें, अंडरस्टैंड हो जाएगा आपके माइंड में, आपका माइंड इससे लॉजिक क्रिएट कर लेगा। वरना ये बिल्कुल सादा सवाल है, इसमें कोई बात है ही नहीं। ये मैंने स्ट्रेटजी डिस्कस की है आपसे। थर्ड टाइप के क्वेश्चन के सामने नोट्स में लिखें कितनी बातें पूछ सकते हैं, 4, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। जी जनाब, तो सांस आया अब आपको कि नहीं? वो पिछले सवाल से बाहर आ गए आपके, नहीं आ गए? मुझे भी आ गया, देखें मैंने पानी पी लिया, मुझे भी आ गया। ओके जी जनाब, अब आते हैं जी इसका सवाल। ज़रा अब यही सारी बातें जो हमने की हैं इसको ज़रा हम इंग्लिश में लिखते हैं ताकि आप देखें कि कैसे सवाल को सॉल्व करना है। ओके, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें एग्जामिनर क्वेश्चन में हमें 2 टाइम फ्रेम पर वैल्यूज बतला देगा। ओके, a sum of money would amount to 6,200 in 2 years and 7,400 in 3 years। क्या हुआ? पहचान पहचान पहचान। यहां 2 इन्वेस्टमेंट नहीं है, तवज्जो करें, टॉपिक 2 से इसको अलग निकालें। 2 इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट की 2 टाइम फ्रेम पर वैल्यू गिवन है। वो कहते हैं असम एक सम, असम एक सम। अ सम ऑफ मनी वुड अमाउंट टू 6,200 इन 2 ईयर्स। वो कहता है एक अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि बढ़कर 2 सालों में 6,200 हो जाएगी और 3 सालों में 7,400 हो जाएगी। Calculate the principal invested, rate of simple interest, what would be the amount at the end of 6th year। वो जो 4 रिक्वायरमेंट थी मैंने 3 यहां डाल दी प्रैक्टिस करने के लिए। शायद पहली भी डाल, पहली बाई डिफॉल्ट आनी है इसलिए नहीं लिखी, वो तो मैं कैलकुलेट, वो तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। पहली से मेरी मुराद क्या है? ये तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये तो करना ही करना है, इससे आगे हमें चलना है। इसीलिए ये एग्जामिनर आमतौर पर रिक्वायरमेंट में पूछता नहीं है, ये तो आप खुद करेंगे, अपनी मजबूरी में करेंगे। ओके, क्या करूं? ये टाइमलाइन है, कहां 2, आपने इसी तरह इसका स्केच ड्रॉ करना है। अच्छा, कई बुक्स में ना इसको एक इक्वेशन के मेथड से भी सॉल्व करते हैं, आपने उससे नहीं करना, आपने इसको लॉजिकल जरा इसके लेकर चलना। क्या कह रहा है जी? 2 ईयर्स में यहां पर कितनी हो गई? 6,200। और दूसरी अमाउंट कहाँ है? 3rd ईयर में 7,004। उसने एडजेसेंट ईयर दे दिए। इसका एडजेसेंट होना जरूरी नहीं था, हमें कहीं भी 2 जगह पर दे देता, कहीं भी, हत्ता कि यहां और कोई एक दे देता, फिर भी एक ही बात, यहां और यहां दे देता, यहां जहां भी दे देता। क्या करना है जी? सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर क्या करना है? अमाउंट का डिफरेंस 7,400 माइनस 6,200 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। तो आप उसी तरह कैलकुलेटर से ही चलें, दिमाग ना लड़ाएं। 7,400 माइनस 6,200, तो आपके पास क्या आ गया? 1,200, और ये नीचे 1 ही आ गया। इसका मतलब है इंटरेस्ट कितना अर्न कर रहे हैं? 1,200 पर ईयर, सिंपल इंटरेस्ट। ये तो पहले रिक्वायरमेंट आ गई। 1,200 रुपया हर साल ऐड हो रहा है, लेकिन अपनी उस अहम बात पर आइए, कब ऐड हो रहा है? हर साल।
क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, अ सम ऑफ मनी वुड अमाउंट टू दिस दिस दिस, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, यहां से भी पता चल रहा है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट अर्नड एवरी ईयर इज इक्वल, इंटरेस्ट अर्नड इज इक्वल। सिंपल इंटरेस्ट का मेन कैरेक्टर क्या होता है, हर साल जो हम इंटरेस्ट कमाते हैं वो सेम मिल रहा होता है। इसका मतलब है अगर किसी भी अमाउंट को, इस अमाउंट को आगे ले जाना है तो 1200 पर ईयर ऐड करता चला जाऊं, क्या ख्याल है आपका? और अगर पीछे आना है तो 1200 हर ईयर माइनस करता चला जाऊं। इसका मतलब है ये फिगर अगर मुझे यहां लानी है तो कितनी बनेगी, 5000, क्या ख्याल है? 1200 माइनस हो गया ना। और ये फिगर जब मैंने यहां लानी है तो कितनी आ गई, 4000 नहीं 5000 में से माइनस करते हैं जी 3800 आ गई। आप उसी तरह कर लें, 5000 माइनस 1200 सिंपल करके चलें, 3800 आ गई, ठीक है ना। तो ये आ गया जी 3800, यहाँ से 1200 माइनस किया, यहाँ से 12, आगे जाना हो तो ऐड करते जाएंगे। इसका मतलब है कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया, 3800। बस 5 मिनट का काम रह गया। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल 3800 इंटू 100, ठीक है, निकालिए जी। 1200 डिवाइडेड बाय 3800 इंटू 100, तो क्या आंसर आ गया जी, 31.57%, 31.57% पर एनम। ये सादा सवाल है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। फिर वो क्या कह रहा है, What will be the amount at the end of 6th year? छठे साल के आखिर में। अच्छा, अब हमारे पास कई ऑप्शन है, मैं इसको जरा बेटर वे से थर्ड रिक्वायरमेंट को करता हूं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस आर, 3800 इंटू 1 प्लस आर इज 0.3157 इंटू 6, छठे साल। इसको सॉल्व कर दीजिए। 3800 इंटू 1 प्लस 0.3157 इंटू 6, तो ये आ गया 10,997। आप 98 ही कह दें, 10,998। देखें क्या हुआ, सादा सा, कोई एक अमाउंट थी, दो जगह पर गिवन थी, हमने अपनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या निकाला, सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड पर ईयर। कैसे, अमाउंट का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस, यहां से ये काम हमारा हो गया। ओके, आगे चलते हैं जी। अब इसी में एग्जामिनर कोई छोटी मोटी बात करके कोई और छोटी मोटी इनोवेशन ला सकता है, देखते हैं क्या हो रहा है। A certain sum of principal amounts to 15,000 in 2.5 years and 16,500 in 4 years। अब उसने ईयर को डेसिमल में दे दिया, कोई बात नहीं, आपने इससे परेशान नहीं होना। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या करूं, मेरा तवज्जो करें, पहली फिगर कहां दी है, 2.5 ईयर, 2.5 ईयर, ये लिखा मैंने 2.5 ईयर, कितनी हो गई है, 15,000 पूरी। और दूसरी दी है 4 ईयर, कितनी जी, 16,500। आपकी बला से आपने अपनी स्ट्रेटजी पे कायम रहना है। अमाउंट का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस, अमाउंट का डिफरेंस
16,500 माइनस 15,000 ओवर टाइम का डिफरेंस 4 माइनस 2.5। अच्छा जी, 16,500 माइनस 15,000, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया 1,000 पर ईयर। ये हमेशा पर ईयर ही निकलेगा। अगर कोई डिफरेंस आ रहा था ना, कोई पॉइंट का, वो इसमें खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा। ये इंटरेस्ट अर्न्ड पर ईयर ही इस फार्मूले से निकलता है। 1,000 साल का आ रहा है, आगे जाना है 1000 ऐड करते जाए, पीछे आना है 1000 माइनस करते जाए, नहीं ऐसी, यस ठीक है ना, पीछे आना है 1000 माइनस करते जाए। अब मसलन मैं इसको पीछे लाना चाहता हूँ, 1 2 3 4, 4000 इसमें से माइनस कर दो तो क्या रह गया 12,500, ठीक है ना। या एक और तरीका भी है इसका, ये ग्रेजुअली अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चीजें आपकी ग्रिप में आएंगी, आपको बातें समझ आनी शुरू होंगी। मसलन ये क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू है ना, प्रेजेंट वैल्यू तो जो सिर्फ यहां लिखी है वो है, बाकी सब तो फ्यूचर है। अब जरा तवज्जो करें, अब मैं पहले यहां से इंटरेस्ट रेट निकाल लेता हूं, ठीक है, या लॉजिकली कोई बात कैलकुलेट कर लेता हूं। 1000 पर ईयर, ये 12,500 आ गया, ठीक है ना। ओके, अब अगर मुझे रेट निकालना है तो रेट कैसे निकलेगा, 1000 डिवाइडेड बाय 12,500 इंटू 100। तो देखिए क्या क्या पूछ रहा था वो, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां से आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या रेट आ गया जी, 1000 डिवाइडेड बाय 12,500 इंटू 100, तो दैट इज 8%, ठीक है ना, 8% इंटरेस्ट पर। ओके, एक छोटी सी बात को टेकअप कर लें ताकि ये बात जरा कंप्लीट हो जाए। ओके, देखिए जी, फिर एक और सवाल को देखते हैं। अ सम ऑफ ₹25,000, अ सम ऑफ, जरा तवज्जो करें, केयरफुल रीडिंग। A sum of 25,000 became 27,250 at the end of 3 years। ये फिगर कहाँ पड़ी है, इसको सोचें। 25,000 कहाँ पर है टाइम लाइन पर, 0 पर है। A sum of 25,000 इन्वेस्ट किया जो 3 सालों में बढ़कर 27,250 हो गया। उसी तरह से इसका मतलब है हमें 2 जगहों पर वैल्यू चाहिए थी, 25,000 उसने हमें यहां बता दिया है और 27,250 यहां बता दिया है। अमाउंट का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस हो जाएगा ना, हाँ यस हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हो जाएगा ना, ओके जी। एक और, इन अ सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर इट विल टेक टू ट्रिपल इटसेल्फ। उसी तरह अगर मैं टाइमलाइन ड्रॉ कर लूं, वो क्या कह रहा है इधर देखें, ये टाइमलाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी। डबल इटसेल्फ का मतलब है 0 पर x है तो ईयर 10 पर 2x हो गई, बस 2 वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज आ गई। यहां से इंटरेस्ट पर ईयर, और उसी तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हमने एक तो जरा एक टफ क्वेश्चन किया, वो 3 इन्वेस्टमेंट वाला, स्टॉक्स वाला, 4%, 5% एंड 8% वाला। जरा उसको अच्छी तरह से आपने टेकअप करना है क्वेश्चन को। उसके साथ हमने क्या किया, उसके साथ हमने क्या किया,
ये एक टाइप की जहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर हमें दो जगह पर कोई वैल्यू गिवन हो। इन सवालात को आप कीजिए जी, इंशाल्लाह ताला आपकी ग्रिप में आए चीज़ें, आप इनको लेकर चलिए। मैं नोट्स का सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा आज इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो फिर आप उसको भी देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह जी यहाँ से आगे चलेंगे, कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।